डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 31। करण जी और सिमसा दोनों खाली हाथ हॉस्पिटल से महल आते हैं। महल में उनके स्वागत की कई तैयारियां की गई थी, लेकिन जब उनको बिना बच्चे के देखते हैं तो सब्जी को बहुत चिंता होती है। केसर बनावटी चिंता दिखते हुए पूछती है, लेकिन करण जी यही जवाब देते हैं कि वो जहां भी है ठीक है। सिमरन जब अपने माता पिता के बारे में सुनती है तो खुद से गुस्सा होती है कि कैसे उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। वो यही सोचती है कितने गरीब लोग होते हैं जिन्हें एक टाइम खाना ही नसीब होता है, वो भी वो लोग मिल बांट कर खाते हैं, और ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के आगे पागल है। इसके आगे एक पत्नी अपने पति को भी मारने को तैयार हो गई। सिमरन कहती है, दादू आपके पास मेरे मम्मा पापा की फोटो है क्या? मुझे डलहना है उनको जिन्हें मैंने इतना गलत समझा या गलत बोला। आदित्य जी कहते हैं, पहले अपने परिवार के बारे में पूरा जान लो, उसके बाद फोटो भी दिखाऊंगा। उसके आगे आदित्य जी कहते हैं, केसर और अजीत की पत्नी सीधे करण जी रूम में गई जहां सिमसा आराम कर रही थी। दोनों बिना पूछे सीधी रूम में चली जाती है, जिससे सिमसा जाग गई। वैसे भी सिमसा अंदर ही अंदर चिड़ी हुई थी, उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। ऊपर से इन दोनों का आना आग में घी का काम कर गया। सिमसा कहती है, रूपल शायद आप भूल रही, बिना आज्ञा लिए कोई भी हमारे रूम में आए हमें पसंद नहीं, आप अभी बाहर जाए। और केसर, बायसा आप भी। केसर कहती है, भाभी सा ये क्या तरीका हुआ बात करने का, थोड़ा बहुत तो सोचिए, हम आपकी नंद है। सिमसा कहती है, देखिए बायसा, अभी हम बहुत थके हुए हैं इसलिए आप दोनों जाए। ऐसा कहकर अपने बैग के पास बटन प्रेस करती है जिससे 2 सर्वेंट आ जाती है। सिमसा उन दोनों से कहती है, बायसा और रूपल के ये से जाने के बाद आप दोनों ये दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहेगी, राजा साहब के अलावा किसी को नहीं आने देगी, हम सो रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सो जाती है। केसर और रूपल जो इतने जोश से आए थी उन्हें चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। करण जी अपने दोनों बेटों के रूम में जाते हैं। इस वक्त दोनों अपना होमवर्क कर रहे थे। दोनों बहुत ही सिंसियर और वेल डिसिप्लिन थे। बड़े बेटे समर सिंह सिसोदिया, उम्र -6 वर्ष। छोटे बेटे सिराज सिंह सिसोदिया, उम्र -4 वर्ष। करण जी दोनों के पास बैठते हैं, प्यार से समर के सर पर हाथ फेरते हैं। तभी सिराज, जो थोड़ा शैतान होता है, बोलता है, बाबा सा हमारी छोटी बहन महल में आ गई, क्या हमें उनसे मिलना है? समर भी कहते हैं, जी बाबा सा हमें कोई हॉस्पिटल भी नहीं लाया, अभी वे कहाँ मासा के पास है। करण की अब तक संभल चुके थे, वे बहुत प्यार से बोलते हैं, बच्चों आपकी बहन महल में नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उन्हें इलाज के लिए भेजा है, और आप दोनों को भी परसों अपनी स्टडी के लिए ये से बाहर जाना है, हम भी गए थे। दोनों बेटे अपने पिता के फैन थे तो आराम से माँ गए, लेकिन सिराज जो अपनी माँ का लाडला था वो कहता है, माँ कैसे रहेगी हमारे बिना? करण जी कहते हैं, उन्हें हम संभाल लेंगे, आप दोनों को परसों निकलना है, और ध्यान रहे ये बात महल में आप किसी से नहीं कहेंगे कि आप जाने वाले हैं, और जहाँ भी रहेंगे हमारे अलावा आप किसी से बात नहीं करेंगे। दोनों बच्चे आज्ञाकारी थे, बेहिचक मान गए। करण जी वह से सीधे अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं और अपने असिस्टेंट, जो उनका दोस्त भी है, उनका राइट हैंड है, अमन को बुलाते हैं। अमन जब स्टडी रूम में आते हैं, करण जी उन्हें सारी बातें बताते हैं। अमन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जानता है करण जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब संभाल लेंगे। करण जी और अमन मिलकर डिसाइड करते हैं बच्चों को रोज स्टडी के लिए भेजने का, जहां उन्हें स्टडी के साथ साथ फाइटिंग से रिलेटेड सब कुछ सिखाने का। ऐसे ही 2 दिन भी निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में दोनों बेटे सिमसा के पास उनके रूम में ही रहे। सिमसा ने ही उनकी पैकिंग करी और बड़े प्यार से अपना ध्यान रखने का कहा। जब रात को सब सो रहे थे तब 11 बजे दोनों बच्चों को अमन और बॉडीगार्ड के देखरेख में प्राइवेट जेट से रूस पहुंचा दिया गया। अमन वहां उनके रहने और पढ़ने का सब सेट कराते हैं। दूसरे दिन सुबह जब सभी को पता चलता है कि समर और विराज महल में नहीं है तो सभी के पूछने पर करण जी कह देते हैं कि वो स्टडी के लिए महल से बाहर गए हैं। इसके आगे करण जी से किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की। अब केसर और रूपल को अपना प्लान फेल होता दिखता है तो वो दोनों सोचती है सिमसा ही उन्हें इस बारे में जानकारी दे सकती है। अब हमें कुछ भी करके इन दोनों के बच्चों के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले उस लड़की के बारे में को ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। केसर और रूपल अब सिमसा को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन सिमसा बहुत होशियार थी, वो उन दोनों के इरादों से वाकिफ थी, उस पर उन दोनों की बातों का कोई असर नहीं होता। वो साफ साफ बोल देती है कि हमें कुछ मालूम नहीं और आपको ज़ायद जानकारी चाहिए तो अपने भाईसा से ले लीजिए।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे, कुछ मालूम ना होने पर दोनों बौखला जाती है और अब सोचती है क्यों ना सिमसा को ही चोट पहुंचाई जाए जिससे करण अपने आप घायल हो जाएगा। एपिसोड 31। करण जी और सिमसा दोनों खाली हाथ हॉस्पिटल से महल आते हैं। महल में उनके स्वागत की कई तैयारियां की गई थी, लेकिन जब उनको बिना बच्चे के देखते हैं तो सब्जी को बहुत चिंता होती है। केसर बनावटी चिंता दिखते हुए पूछती है, लेकिन करण जी यही जवाब देते हैं कि वो जहां भी है ठीक है। अब आगे सिमरन जब अपने माता पिता के बारे में सुनती है तो खुद से गुस्सा होती है कि कैसे उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। वो यही सोचती है कितने गरीब लोग होते हैं जिन्हें एक टाइम खाना ही नसीब होता है, वो भी वो लोग मिल बांट कर खाते हैं, और ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के आगे पागल है। इसके आगे एक पत्नी अपने पति को भी मारने को तैयार हो गई। सिमरन कहती है, दादू आपके पास मेरे मम्मा पापा की फोटो है क्या? मुझे डलहना है उनको जिन्हें मैंने इतना गलत समझा या गलत बोला। आदित्य जी कहते हैं, पहले अपने परिवार के बारे में पूरा जान लो, उसके बाद फोटो भी दिखाऊंगा। उसके आगे आदित्य जी कहते हैं, केसर और अजीत की पत्नी सीधे करण जी रूम में गई जहां सिमसा आराम कर रही थी। दोनों बिना पूछे सीधी रूम में चली जाती है जिससे सिमसा जाग गई। वैसे भी सिमसा अंदर ही अंदर चिड़ी हुई थी, उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी, ऊपर से इन दोनों का आना आग में घी का काम कर गया। सिमसा कहती है, रूपल शायद आप भूल रही, बिना आज्ञा लिए कोई भी हमारे रूम में आए हमें पसंद नहीं, आप अभी बाहर जाए। और केसर बायसा आप भी। केसर कहती है, भाभी सा ये क्या तरीका हुआ बात करने का, थोड़ा बहुत तो सोचिए, हम आपकी नंद है। सिमसा कहती है, देखिए बायसा अभी हम बहुत थके हुए हैं इसलिए आप दोनों जाए। ऐसा कहकर अपने बैग के पास बटन प्रेस करती है जिससे 2 सर्वेंट आ जाती है। सिमसा उन दोनों से कहती है, बायसा और रूपल के ये से जाने के बाद आप दोनों ये दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहेगी, राजा साहब के अलावा किसी को नहीं आने देगी, हम सो रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सो जाती है। केसर और रूपल जो इतने जोश से आए थी उन्हें चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। करण जी अपने दोनों बेटों के रूम में जाते हैं। इस वक्त दोनों अपना होमवर्क कर रहे थे। दोनों बहुत ही सिंसियर और वेल डिसिप्लिन थे। बड़े बेटे समर सिंह सिसोदिया उम्र -6 वर्ष, छोटे बेटे सिराज सिंह सिसोदिया उम्र -4 वर्ष। करण जी दोनों के पास बैठते हैं, प्यार से समर के सर पर हाथ फेरते हैं। तभी सिराज जो थोड़ा शैतान होता है बोलता है, बाबा सा हमारी छोटी बहन महल में आ गई, क्या हमें उनसे मिलना है? समर भी कहते हैं, जी बाबा सा हमें कोई हॉस्पिटल भी नहीं लाया, अभी वे कहाँ मासा के पास है। करण की अब तक संभल चुके थे, वे बहुत प्यार से बोलते हैं, बच्चों आपकी बहन महल में नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उन्हें इलाज के लिए भेजा है, और आप दोनों को भी परसों अपनी स्टडी के लिए ये से बाहर जाना है, हम भी गए थे। दोनों बेटे अपने पिता के फैन थे तो आराम से माँ गए, लेकिन सिराज जो अपनी माँ का लाडला था वो कहता है, माँ कैसे रहेगी हमारे बिना? करण जी कहते हैं, उन्हें हम संभाल लेंगे, आप दोनों को परसों निकलना है और ध्यान रहे ये बात महल में आप किसी से नहीं कहेंगे कि आप जाने वाले हैं, और जहाँ भी रहेंगे हमारे अलावा आप किसी से बात नहीं करेंगे। दोनों बच्चे आज्ञाकारी थे, बेहिचक मान गए। करण जी वह से सीधे अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं और अपने असिस्टेंट जो उनका दोस्त भी है, उनका राइट हैंड है, अमन को बुलाते हैं। अमन जब स्टडी रूम में आते हैं करण जी उन्हें सारी बातें बताते हैं। अमन को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो जानता है करण जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब संभाल लेंगे। करण जी और अमन मिलकर डिसाइड करते हैं बच्चों को रोज स्टडी के लिए भेजने का, जहां उन्हें स्टडी के साथ साथ फाइटिंग से रिलेटेड सब कुछ सिखाने का। ऐसे ही 2 दिन भी निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में दोनों बेटे सिमसा के पास उनके रूम में ही रहे। सिमसा ने ही उनकी पैकिंग करी और बड़े प्यार से अपना ध्यान रखने का कहा। जब रात को सब सो रहे थे तब 11 बजे दोनों बच्चों को अमन और बॉडीगार्ड के देखरेख में प्राइवेट जेट से रूस पहुंचा दिया गया। अमन वहां उनके रहने और पढ़ने का सब सेट कराते हैं। दूसरे दिन सुबह जब सभी को पता चलता है कि समर और विराज महल में नहीं है तो सभी के पूछने पर करण जी कह देते हैं कि वो स्टडी के लिए महल से बाहर गए हैं। इसके आगे करण जी से किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की। अब केसर और रूपल को अपना प्लान फेल होता दिखता है तो वो दोनों सोचती है सिमसा ही उन्हें इस बारे में जानकारी दे सकती है। अब हमें कुछ भी करके इन दोनों के बच्चों के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले उस लड़की के बारे में को ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। केसर और रूपल अब सिमसा को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है लेकिन सिमसा बहुत होशियार थी, वो उन दोनों के इरादों से वाकिफ थी, उस पर उन दोनों की बातों का कोई असर नहीं होता। वो साफ साफ बोल देती है कि हमें कुछ मालूम नहीं और आपको ज़ायद जानकारी चाहिए तो अपने भाईसा से ले लीजिए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, कुछ मालूम ना होने पर दोनों बौखला जाती है और अब सोचती है क्यों ना सिमसा को ही चोट पहुंचाई जाए जिससे करण अपने आप घायल हो जाएगा। एपिसोड 33। आदित्य जी सिमरन को उसके माता पिता से संबंधित सारी बातें बता रहे थे कि उसकी बुआ और चाची ने कितनी कोशिश की तीनों भाई बहन के बारे में पता करने की, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं चल सकी।
अब सिमरन के दोनों भाई उनकी कंपनी संभाल रहे हैं, साथ में करण जी और सिमसा भी है। सिमरन पूछती है, दादाजी मेरे भाइयों का स्वभाव कैसा है, क्या वे हमारे बारे में जानते हैं? आदित्य जी कहते हैं, आपके बड़े भाई समर बहुत गुस्सेल और अपनों के लिए बहुत पसेसिव है। वो बहुत आन बान और शान से रहने वालों में से है। महल में करण जी के गुस्से के आगे कोई नहीं बोल सकता था, लेकिन समर का गुस्सा उनसे भी डबल है। शातिर और चालक है, उनकी नज़र से कोई नहीं बच सकता है। यूँ बहुत हैंडसम है, करण जी की कॉपी लगते हैं। आपके छोटे भाई विराज, वो भी अपने बड़े भाई की तरह है, लेकिन थोड़े चंचल भी है। लड़कियों से फ्लर्ट करना उनकी आदत है, जहाँ समर लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपके दोनों भाई आपके बारे में जानते हैं और बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सब पता है क्यों आपको दूर करना पड़ा, लेकिन ये नहीं पता कि आप कहाँ हैं। अगर उन्हें आपका पता बता दिया जाता तो वो आपसे मिलने की कोशिश जरूर करते, जो आपके लिए सही नहीं होता। अभिनव जी कहते हैं, सिमरन आप 15 दिन बाद 23 की हो जाएगी और भविष्यवाणी के अनुसार 23 के पहले आपको शादी करके महल पहुंचना है अपने पति के साथ। आदित्य जी कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमें ये सारी बातें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन आपके पिता की आज्ञा नहीं थी। जब उन्होंने बताने का कहा तब हमने बता दिया। अब आपको आपका पूरा परिवार, आपके दादा दादी, माता पिता, भाई सभी मिलने वाले हैं। लेकिन बच्चे, अपने इस बूढ़े दादू को मत भूल जाना। तुझ में जान बढ़ती है मेरी, चाहे कोई खून का रिश्ता नहीं है हमारे बीच, लेकिन माँ का रिश्ता है। सिमरन खुद भावुक हो जाती है और अपने दादू के गले लगकर कहती है, आज तो आपने ये बात कह दी, आगे से ये बात भूलकर भी आपकी ज़बान पर नहीं आनी चाहिए। मेरे दादा दादी, माता पिता अभी तक सिर्फ आप हो, समझे आप, और उनको टाइट पकड़ लेती है। कहीं ना कहीं सिमरन को भी अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, अपने परिवार के बारे में जानकर वो भी मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी। अभिनव जी कहते हैं, सिमरन हमें पता है कि आप अपने परिवार से मिलने को बेसब्र है। आपकी जगह कोई भी होता जिसे इतने सालों बाद अपने परिवार के बारे में पता चलता, तो वो भी आपकी तरह ही बेसब्र होता। आदित्य जी कहते हैं, सिमरन बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपके माता पिता का हमें यही आदेश है कि हम उनकी इच्छानुसार आपकी शादी करवाकर ही महल ले जाए। बेचारी सिमरन अपने परिवार के बारे में जानकर इतना खुश हुई कि अपनी शादी के बारे में तो भूल ही गई, और अब आदित्य जी के पूछने पर ख्याल आया कि उसकी शादी उसके मम्मा पापा की पसंद से ही करनी होगी। सिमरन मिहिर को देखती है, उसने मिहिर के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, हालांकि मिहिर का बिहेवियर उसके प्रति अच्छा ही रहा है। मिहिर सिमरन के चेहरे के एक एक्सप्रेशन देखकर उसकी परेशानी समझ जाता है और अभिनव जी को बोलता है, दादू मुझे सिमरन से अकेले में बात करनी है। आदित्य जी और अभिनव जी केबिन से बाहर चले जाते हैं। वहां पर सिमरन और मिहिर रह जाते हैं। सिमरन सोफे पर बैठी थी, मिहिर वही सोफे पर आकर बैठ जाता है, लेकिन उचित दूरी बनाकर। सिमरन को मिहिर की ये बात अच्छी लगी। मिहिर सिमरन से कहता है, सिमरन तुम क्या सोचती हो इस रिश्ते के बारे में? तुम्हारी हाँ या ना इम्पोर्टेंट है, कोई भी फैसला तुम पर थोपा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सिमरन कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अभी तक शादी के बारे में ही नहीं सोचा था। जैसी लाइफ रही मेरी उसमें ये ख्याल आया ही नहीं, अब एकदम से ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूँ। मिहिर कहता है, अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, मतलब मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ या बुरा? मिहिर एक मदहोशी भरी आवाज़ से पूछता है। सिमरन एक तक उसकी आंखों में देखती है और कहती है, अच्छे लगते हो मतलब बुरे नहीं हो, मेरे से तो हमेशा अच्छे ही रहे हो। मिहिर कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा हो भी नहीं सकता हूँ, और तुम जो सोचो, लेकिन मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम ही मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। मिहिर की मदहोशी भारी आवाज़ और उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार देखकर सिमरन अपने आप में सिमट जाती है। आगे मिहिर कहता है, तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुम पर आने वाली कोई भी मुसीबत को पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, ये मेरा हाथ थाम लो, मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। सिमरन को मिहिर की आंखों में प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। उसे लगता है पहले भी ऐसा हुआ है। उसे मिहिर से अपना अलग ही जुड़ाव महसूस होता है और वो जल्दी से अपना हाथ मिहिर के हाथ में रख देती है, जिसे मिहिर कसकर पकड़ लेता है। अभिनव जी के घर पर शाम के 6 बजे घर के लगभग सदस्य आ गए थे। मिहिर, आदित्य जी, अभिनव जी और सिमरन नहीं आए थे। प्रिया जी कहती, नीति सिमरन नहीं आए। तभी अंजलि कहती है, वो भाई के साथ उनके ऑफिस गई है और भाई के साथ ही आ जाएगी। आशी जब ये सुनती है कि सिमरन मिहिर के साथ उसके ऑफिस गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर ही अंदर सोचती है, एक बार मेरी शादी जो जाए मिहिर से, फिर उस अनाथ को आसपास भी नहीं फटकने दूंगी मेरे मिहिर के। बस एक बार मम्मी पापा आकर यहाँ मिहिर से मेरे रिश्ते की बात कर ले। एपिसोड 34। आदित्य जी सिमरन को उसके भाइयों के बारे में बताते हैं कि उसके भाइयों का स्वभाव कैसा है, और वो अपनी बहन के बारे में भी जानते हैं और उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आगे आदित्य जी सिमरन को शादी के बारे में पूछते हैं क्योंकि आने वाले 15 दिनों बाद सिमरन 23 साल की हो जाएगी और भविष्यवाणी के हिसाब से सिमरन की शादी 22 साल की उम्र में होनी जरूरी थी। सिमरन आदित्य जी को कोई जवाब नहीं दे पाती है। मिहिर सिमरन के मन की उथल पुथल को समझते हुए उसे अकेले में समझाता है। मिहिर की बातों का प्रभाव सिमरन पर इस तरह होता है कि वो शादी के लिए राजी हो जाती है। अब आगे आशी जब सुनती है कि सिमरन मिहिर के ऑफिस गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर निश्चित हो जाती है कि वैसे ही उसकी शादी मिहिर से होना पक्की है और शादी के बाद वो सिमरन को ये से जल्दी बाहर करवा देगी। आशी कहती है सिमरन को ऐसा क्या काम था जो उसे ऑफिस जाना पड़ा। नीति को आशी अच्छी नहीं लगती थी। वो बोलती है मिहिर भाई खुद कॉलेज से सीधे सिमरन दी को लेकर गए हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो खुद ही भाई से पूछ लेना। आशी कुछ नहीं बोलती। मिहिर के ऑफिस में मिहिर सिमरन को कहता है तो तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए। सिमरन हाँ बोल देती है, लेकिन मिहिर उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसके सर को प्यार से चूम लेता। सिमरन की आंखें बंद हो जाती है। मिहिर दूर हटता है और कहता है अब आंखें खोल दो जान। सिमरन को अपने लिए मिहिर के मुंह से जान सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो धीरे से आंखें खोलती है तो मिहिर उसे ही देख रहा था। वो नज़ारे चुराने लगती है। मिहिर को उस पर बहुत प्यार आता है और खुद को रोक नहीं पाता। सिमरन को गले लगा लेता। सिमरन भी दूर नहीं हटती, उसे बहुत सफे फील हो रहा था। थोड़ी देर से दोनों अलग होते हैं। मिहिर कहता है सॉरी, वो पता नहीं एकदम से क्या हुआ और मैंने तुम्हें गले लगा लिया। सिमरन कहती है इट्स ऑक, वैसे भी अब हमारी शादी होने वाली है, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो और सेफ फील हुआ, पर कहीं ऐसा लगा जैसे हम पहले भी गले मिल चुके हैं। मिहिर बात को घुमाते हुए कहता है मैं दादाजी को बुला देता हूँ, वे लोग वेट कर रहे होंगे। मिहिर अभिनव जी को लगाकर अंदर आने का बोल देता है। अभिनव जी और आदित्य जी दोनों अंदर आते हैं। आदित्य जी सिमरन को पूछते हैं सिम्मी बेटा आप तैयार हैं मिहिर से शादी करने के लिए। सिमरन हाँ में जवाब देती है। अभिनव जी मिहिर को इशारे से पूछते हैं, वो गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देता है। आदित्य जी और अभिनव जी दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। कहते अरे यार अब हम संबंधी बनने वाले हैं। आदित्य जी कहते हैं सिम्मी बेटा आप रेडी है तो कल ही आप दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। सिमरन कहती है इतनी जल्दी? तो अभिनव जी कहते हैं बेटा अब हमारे पास टाइम बहुत काम है और ये मैरिज अभी कुछ दिन सीक्रेट रहेगी, केवल हम 4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होगा, उचित समय आने पर हम सबको बता देंगे। सिमरन कहती है ठीक है। सिमरन का ठीक है सुनकर मिहिर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कोल्ड हॉटेड पसंद होने की वजह से एक शुप्रे सिमलेस फेस के खड़ा रहा। आदित्य जी कहते हैं ठीक है मिहिर, तुम अपने असिस्टेंट से कहकर सारा पेपर वर्क कंप्लीट करवाना देना, मैं सिम्मी बेटा के साथ ठीक 11 बजे कोर्ट पहुंच जाऊंगा। मिहिर कहता नहीं दादाजी, ऐसे तो सभी को शक हो जाएगा, आप और दादू दोनों साथ आ जाए और मैं और सिमरन साथ आ जाएंगे। अभिनव जी ने कहा ठीक है और चलो घर रवाना हो गए क्योंकि 7 बज गए थे। अभिनव जी और आदित्य जी पहले पहुंचे। उनके पहुंचने के आधे घंटे बाद सिमरन और मिहिर बाहर पहुंचे। घर के अंदर आते ही आशी सिमरन पर बरस पड़ी। उससे मिहिर और सिमरन को साथ नहीं देखा जा रहा था। आशी को लगा अभी आसपास कोई नहीं है, इसलिए सिमरन के घर में घुसते ही बोली तुम्हारा कॉलेज इतनी रात को बंद होता है या कॉलेज के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी? सिमरन कहती है तुम्हें कैसे पता चला? फिर कहती है जब पता है तो पूछ क्यों रही हो, अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे कोई शौक नहीं है, इसलिए इतने घंटे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। सिमरन को जब से अपने परिवार के बारे में पता चला तब से उसकी रेस्पेक्ट केवल आदित्य जी और आशु के लिए रह गई थी, इसलिए अब वो आशी से उसके आदत की तरह ही बात कर रही थी। सिमरन ने जब बोला कि इतनी देर वो सबे बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसी वक्त प्रिया जी अपने रूम से बाहर आ रही थी और उन्होंने उसकी बात सुनते ही आंखें फाड़कर मिहिर को देखने लगी। मिहिर और सिमरन अपने रूम में चले गए फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं, सभी चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। तभी नीति बोलती है सिमरन दी आज आप कॉलेज से सीधे ऑफिस क्यों गई थी? ये मैं नहीं आशी दी ने पूछा था। सिमरन कुछ कहती उसके पहले मिहिर बोल पड़ता है हाँ सिमरन ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ काम था। क्यों आशी को कोई काम नहीं है क्या जो सबकी खबर रखनी जरूरी है? पहले कभी न्यूज एजेंसी में जॉब करती थी क्या? मिहिर के ऐसा बोलते ही नीति जोर जोर से हंसती है और कहती है आजकल मिहिर भाई आपको क्या हो गया? आशी दी का नाम सुनते ही आप ज्वालामुखी बन जाते हो और सिमरन दी का नाम आते ही आइसक्रीम बन जाते हो। मिहिर कहता है नीति चुपचाप खाना खाओ, लेकिन आशी की हालत तो ऐसी हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। सिमरन जैसे ही अपने रूम का दूर खोलने वाली होती है, पीछे से मिहिर आकर उसका हाथ पकड़कर खींचता है। सिमरन सीधी उसके सीने से जा लगती है और मिहिर प्यार से उसकी कमर को सहलाता है। सिमरन हकलाते हुए आप क्या कर रहे हैं? मिहिर कहता है अपनी होने वाली बीवी को प्यार कर रहा हूँ। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है?
एपिसोड 35। आशी मिहिर से शादी के सपने देख रही है जो 100% टूटने वाले हैं। मिहिर सिमरन को शादी के लिए राजी कर लेता है और अपने प्यार की मोहर उसके सर पर लगा भी देता है। आदित्य जी अगले दिन शादी करने का बोल देते हैं। मिहिर और सिमरन दोनों रेडी हो जाते हैं। अगले दिन की पूरी प्लानिंग भी कर लेते हैं। रात को डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में जाते हैं। सिमरन जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलने वाली होती है, पीछे से मिहिर आकर उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है। सिमरन उसके सीने से जा लगती है। सिमरन कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मिहिर कहता है, अपने होने वाली बीवी को प्यार कर रहा हूँ। सिमरन को बहुत शर्म आ रही थी। वो मिहिर से कहती है, हमें नींद आ रही है, सुबह जल्दी भी उठना है। मिहिर कहता है, मैं तुम्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे अपने मन की बात बता सकती हो, चाहे अच्छी हो या बुरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता तुम जबरदस्ती अपना रही हो? सिमरन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा मत सोचो, कल का दिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए जाओ और सो जाओ। मिहिर गुड नाइट कहता है और उसके सर पर हल्का किस कर देता है। सिमरन भी गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर सिमरन फ्रेश होकर अपने ध्यान में बैठ जाती है। अब उसकी शक्तियां बढ़ रही थी, जिसका उसे आभास भी होने लगा था। ध्यान में बैठने के लगभग आधे घंटे बाद आज उसके शरीर में से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को पुकार रही है और एक लड़का राजा की पोशाक पहने उसकी ओर आ रहा था। कह रहा था, आश्लेषा जल्दी निकलो ये से। लेकिन सिमरन को उस लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि चारों ओर धुंध फैली हुई थी। सिमरन अपनी आंखें खोल देती है और सोचती है, हमें आश्लेषा नाम से कौन पुकार रहा था, जबकि हमारा नाम तो सिमरन है। सोचते हुए सिमरन अपने बेड पर लेट जाती और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। इधर मिहिर अपनी आंखें बंद करके बैठा था और सिमरन की सारी एक्टिविटी देख रहा था। वो बोलता है, महारानी अभी आप अपने सपनों में ही रहो। जिस दिन आपको सब याद आया, मैं आपको अपने साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। माँ और पिताजी तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और अपनी आंखें खोलकर बोलता है, तड़प बेचैनी अब सही नहीं जा रही, आप खुद को भी याद नहीं आ रही। सालों बीत गए जुड़ा हुए हमें, कल आप मिल जाएगी हमें। अब ना दूर जाने दगा, ना ही मरने दूंगा। आंख जिसने भी उठाए आपकी ओर, तोड़ दूंगा उसकी सांसों की डोर। ऐसा कहकर अपने हाथ से सीने को मसलने लगता है। तब मिहिर कोई और ही लग रहा था। उसकी आंखों में सिमरन को पाने का जुनून नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन दोनों को अलग करने का सोचा भी तो वो उसको मौत के घाट उतारते टाइम नहीं लगाएगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मिहिर तो पूरी रात नहीं सोया, वैसे भी वो काम ही सोता था, ज्यादातर अपने ऑफिस का काम ही करता रहता था। सिमरन अपनी प्रैक्टिस करके कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। इतने में मिहिर भी आ जाता है। बाकी तो पहले ही बैठे होते हैं। नाश्ता कर मिहिर और सिमरन निकल जाते हैं। मिहिर सिमरन को अपने ऑफिस ले जाता है। वहां सिमरन को उसके केबिन में बने रूम में रेस्ट करने का बोल अपना काम निपटाने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिहिर एक पैकेट लेकर रूम में जाता और सिमरन को देकर कहता है, ये पहन कर रेडी हो जाओ। सिमरन कहती है, ये क्या है? मिहिर कहता है, आज हमारी शादी है, ऐसे जीन्स में करोगी क्या? मैंने तुम्हारे लिए साड़ी मंगवाई है, तुम इसे पहनकर रेडी हो जाओ, फिर हमें कोर्ट के लिए निकलना है। सिमरन कहती है, पर मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। मिहिर कहता है, कोई बात नहीं, पर मुझे पहनाना आता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पहना देता हूँ। सिमरन अब मना भी नहीं कर सकती थी। मिहिर बहुत मन से ये साड़ी लाया था और देखा जाए तो ये मिहिर की तरफ से सिमरन को पहला गिफ्ट था, तो सिमरन हाँ बोल देती है। मिहिर कहता है, पहले तुम बाकी के कपड़े पहन कर आ जाओ, फिर मैं साड़ी पहना दूंगा। सिमरन बाथरूम में चली जाती है। 20 मिनट बाद बाथरोब पहन कर आती है। मिहिर वही खड़ा होता है। वो कहता है, ये बाथरोब तो खोलना पड़ेगा। मिहिर उसका बाथरोब हटाकर उसके ऊपर वाले पोर्शन पर टोवेल डाल देता है, फिर साड़ी पहनाने लगता है। मिहिर की उंगलियां जैसे जैसे सिमरन की कमर को छू रही थी, वैसे वैसे वो अपने आप में सिमट रही थी। मिहिर सिमरन की ऐसी हरकत पर मुस्कुराता है। साड़ी पहनाकर पिन लगा देता है। राशि अपने आप को आईने में देखती है। इतने में मिहिर साड़ी के मैचिंग लाल चूड़ियां सिमरन के हाथों में पहना देता है। सिमरन कहती है, अब मैं कर लगी। सिमरन पूरी रेडी हो जाती है। वो एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। मिहिर तो उसे देखता ही रह जाता है। सिमरन उसके पास आकर कहती है, चले। तब वो अपने होश में आता है और कहता है, लुकिंग ब्यूटीफुल। सिमरन मुस्कुरा देती है। मिहिर उसका हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर आता है। मिहिर अपनी पर्सनल लिफ्ट से आता, जिससे किसी को पता नहीं चलता। मिहिर सिमरन कोर्ट पहुंचते हैं, जहां आदित्य जी और अभिनव जी उनका वेट कर रहे होते हैं। सिमरन को ऐसे तैयार देख आदित्य जी की आंखें नाम हो जाती है। जो सिमरन देख लेती है वो कहती है, दादू क्या हुआ, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? आदित्य जी कहते हैं, आज आप बहुत सुंदर लग रही है। इतने में मिहिर का असिस्टेंट आता है और कहता है, अंदर चले। एपिसोड 36। मिहिर सिमरन को अपने प्यार का एहसास करता है। वैसे मिहिर को सिमरन से पहली नज़र वाला प्यार हुआ था। सिमरन के जन्म की हकीकत का तो उसे बाद में पता चली।
सिमरन मिहिर के साथ उसके ऑफिस जाती है और वहीं से तैयार होकर मिहिर के साथ कोर्ट पहुंचती है। आदित्य जी और अभिनव जी पहले से आए हुए खड़े थे। मिहिर का असिस्टेंट उन्हें अंदर चलने का बोलता है। चारों जने अंदर चले जाते हैं जहां एक वकील था और इनका असिस्टेंट। वकील सिमरन और मिहिर को साइन करने का बोलता है। पहले मिहिर खुशी खुशी साइन करता है, फिर पेन सिमरन को पकड़ाता है। सिमरन एक नज़र अपने दादाजी को देखती है जो पलके झपकाकर उसे हाँ का इशारा करते हैं। सिमरन भी साइन कर देती है। गवाह के रूप में आदित्य जी सिमरन की ओर से व मिहिर की ओर से अभिनव जी साइन कर देते हैं। वकील दोनों को शादी की बधाई देता है। इतने में असिस्टेंट अपने हाथ में 2 माला लेकर आता है। एक माला मिहिर को और एक सिमरन को देता है। तभी आदित्य जी कहते हैं अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। सिमरन पहले मिहिर को माला पहनाती है। मिहिर सर झुकाकर माला पहन लेता है। अभिनव जी कहते हैं ये तो अभी से बीवी का गुलाम हो गया। तभी मिहिर कहता है दादू आप पर गया हूँ, जिस पर आदित्य जी ठहाका मारकर हंसते हैं। सिमरन भी मुस्कुरा देती है। मिहिर घर में सबसे ज्यादा बात सिर्फ अपने दादू से ही करता था। अभिनव जी कहते हैं बरखुरदार अपनी पत्नी को भी तो वरमाला पहनाए। मिहिर सिमरन को वरमाला पहनाता है। अभिनव जी सिंदूर की डिब्बी मिहिर के आगे करते हुए सिमरन की मांग भरने का इशारा करते हैं। मिहिर सिंदूर सिमरन की मांग में भर देता है। सिमरन की आंखें बंद हो जाती है। उसे उस वक्त अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। उसे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो एक संस्कारी लड़की थी। वो शादी अपने बड़ों की पसंद से ही करना चाहती थी और मिहिर को तो उसके माता पिता ने पसंद किया था, बस वो पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहती थी। फिर असिस्टेंट मिहिर को एक बॉक्स देता है। मिहिर जब बॉक्स खोलता है उसमें डायमंड का एक मंगलसूत्र होता है जिसमें पेंडेंट की जगह बहुत ही स्टाइल से एम्स लिखा हुआ था। उस मंगलसूत्र की कीमत ही करोड़ों में थी। मिहिर सिमरन को मंगलसूत्र पहना देता है और धीरे से उसके कान में कहता है जाने से कभी अपने से अलग मत करना। असिस्टेंट मिहिर को मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है। आदित्य जी और अभिनव जी दोनों बाहर निकल जाते हैं। मिहिर कहता है चले मिसेस सिमरन मिहिर गुप्ता। सिमरन के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। मिहिर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और कहता है दादू आप वापस घर चले जाए, सिमरन को मैं छोड़ दूंगा। आदित्य जी कहते हैं लेकिन सिममी बेटा आप इन कपड़ों में घर मत आना, आपको तो पता ही है अभी हमें इस शादी को सीक्रेट रखना है। मिहिर कहता है जी दादू। अभिनव जी और आदित्य जी घर चले जाते हैं और मिहिर सिमरन को लेकर ऑफिस चला जाता है। इधर आदित्य जी के घर आशी के माता पिता अभिनव जी के घर रिश्ता ले जाने की बात कर रहे थे। तभी लता बोलती है दीदी पहले पापा जी को इन्फॉर्म कर दे, क्या बाद में पता चला तो वो हमें ही सुनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो ही इस रिश्ते के लिए मना कर दे। निशा कहती है नहीं अभी पापा जी को बोल दिया तो अभी मना कर देंगे और अगर वहाँ रिश्ता तय हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लता कहती है ठीक है दीदी कल चले, कल संडे है तो मिहिर भी घर पर ही होगा और अपनी आशी भी तो वही है, अगर रिश्ता पक्का हो गया तो कच्चा दस्तूर भी करके आएंगे। निशा तो कच्चा दस्तूर सुनकर ही खुश हो जाती है और कहती हाँ लता कल ही चलते हैं और उनके जो गिफ्ट्स लाए हैं वो भी ले लेंगे और साथ में दस्तूर के लिए सामान भी। कैसे मूर्ख लोग हैं, जिसकी शादी हो गई है उसके लिए दस्तूर का सामान ले जा रहे हैं, वहां जाकर जब ना में जवाब मिलेगा तब कैसा हाल होगा इनका, देखने में बहुत मजा आएगा। इधर ऑफिस पहुंचते ही सिमरन मिहिर को कहती है मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। मिहिर कहता है रुको। सिमरन कहती है कुछ काम है आपको। मिहिर कहता है हाँ बहुत ज़रूरी काम है, यहाँ आओ। सिमरन मिहिर के पास जाती है। मिहिर अपने मोबाइल से दोनों की सेल्फी लेता है, फिर काउच पर सिमरन को अपने पास बैठाकर 3-4 सेल्फी लेता है। सिमरन कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, ये ज़रूरी काम था। मिहिर कहता है हाँ मेरे पास मेरी शादी की और मेरी वाइफ की फ़ोटो भी तो होनी चाहिए, ये ज़रूरी काम नहीं है क्या, और तुमने कौन सा ज़रूरी काम सोचा। सिमरन कहती है मैंने सोचा कोई ज़रूरी बात करनी होगी। सिमरन अभी तक मिहिर से बात करने में हिचकिचाती है और ये बात मिहिर समझ रहा था। वो सिमरन का हाथ पकड़कर उसके एकदम पास बैठ जाता है। सिमरन थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है लेकिन मिहिर एक हाथ से उसकी कमर पकड़ लेता है। मिहिर प्यार से सिमरन से बोलता है देखो सिम्मी अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हम हस्बैंड वाइफ है, हमें खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, यूं हिचकिचाओगी तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सिमरन मिहिर की डबल मीनिंग वाली बातें समझ रही थी और उसे बहुत शर्म आ रही थी जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। मिहिर को ये देखकर बहुत प्यार आ रहा था और वो एक हाथ से सिमरन के सर को पीछे से पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर अपने हाथ उसके नर्म होठों पर रखकर प्यार से किस करने लगता है। सिमरन की भी आंखें बंद हो जाती है। उसे मिहिर का किस करना बुरा नहीं लग रहा था लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उसने अपने हाथों से मिहिर की शर्ट कसकर पकड़ ली जिसे देखकर मिहिर के फेस पर स्माइल आ जाती है। 10 मिनट बाद वो सिमरन को छोड़ता है। सिमरन लंबी लंबी सांसें लेती है। मिहिर उसकी पीठ को रब करता है, थोड़ी देर में वो नॉर्मल होती है। मिहिर कहता है तुम्हें तो बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तुम तो एक छोटी सी किस भी नहीं झेल पाई।
बेचारी सिमरन को बहुत शर्म आ रही थी। वो सर नीचे करके बैठी थी। मिहिर हाथ पकड़ उसे खड़ा कर अपने गले लगा लेता है और सर पर हाथ फेरता है। ना जाने क्यों सिमरन को बहुत अच्छा लग रहा था। मिहिर उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच पकड़ प्यार से कहता है, जान ये सब नॉर्मल है, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आज से दिन में 3 टाइम तुम प्रैक्टिस करोगी। सिमरन कहती है, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक करती हूँ, मुझे कॉलेज का भी तो काम होता है, मैं सिर्फ सुबह ही प्रैक्टिस करूंगी। मिहिर हंसने लग जाता है और हंसते हुए बोलता है, मेरी जान मैं किस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। सिमरन नासमझ बोलती है, किस प्रैक्टिस की। अब मिहिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वापस सिमरन को लिप्स किस करता है और बोलता है, इस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें दिन में 3 बार कराऊंगा। सिमरन शर्म के मारे मुंह घुमाकर खड़ी हो जाती है। मिहिर उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, जाओ चेंज कर लो। सिमरन रूम में चली जाती है। वहां जाकर अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। उसे अभी भी बहुत शर्म आ रही थी। फिर वो अपने कपड़े चेंज कर बाहर आ जाती है। सिमरन कहती है, घर चले। फिर वो और मिहिर दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। एपिसोड 37। मिहिर और सिमरन की शादी हो जाती है। आदित्य जी और अभिनव जी दोनों घर चले जाते हैं। मिहिर और सिमरन ऑफिस चले जाते हैं। मिहिर सिमरन के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था, जहां वो दूसरे लोगों के लिए जीता जागता शैतान था। वही आशी की फैमिली आदित्य जी को छोड़कर मिहिर के लिए आशी का रिश्ता लाने वाले हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ। मिहिर और सिमरन घर के लिए निकल जाते हैं। अभी शाम 5 ही बजे थे। मिहिर ने आज उसकी सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी। मिहिर सिमरन को देखता है और बोलता है, ये मंगलसूत्र छिपा देना, किसी को दिखना नहीं चाहिए, और तुम्हारी मांग में से सिंदूर साफ कर लिया। सिमरन कहती है, ये तो चैन जैसा है, दिख भी गया तो क्या हुआ, और सिंदूर कभी पोंछते नहीं हैं, मैंने फेस वॉश किया था तब हट गया था, अब मैं हेयर स्टाइल ऐसी की है जिससे नजी दिख रहा। मिहिर सिमरन का हाथ पकड़कर गेयर पर अपने हाथ के नीचे रख देता है। सिमरन मिहिर को देखती है। मिहिर कहता है, ऐसे मत देखो, अभी से तुम्हें थोड़ा थोड़ा रोमांस सिखाना पड़ेगा। ऐसे ही बातें करते हुए घर आ जाता है। मिहिर कहता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा जैसे हमारी शादी हुई है, तुम आज अपने ससुराल आए हो ना, तुम्हारी आरती हुई ना गृह प्रवेश। सिमरन कहती है, ऐसे ही लिखी थी हमारी शादी, फिर यह किसी को पता भी तो नहीं है, उन्हें तो यही पता है कि मैं कॉलेज से आया हूँ। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ सभी बैठे हुए थे। तभी प्रियाजी कहती है, अरे सिम्मी बेटा आ गई, और मिहिर आज तो तुम भी, क्या बात है, जाओ दोनों फ्रेश होकर आ जाओ। थोड़ी देर में दोनों ही नीचे आ जाते हैं। सिम्मी कहती है, क्या बात है, आज सभी एक साथ बैठे हैं। तभी आशी कहती है, होते तो सभी रोज है, पर तुम नहीं होती हो, जबकि तुम्ही कॉलेज तो 3 बजे ही बंद हो जाता है। सिमरन कहती है, मेरे कुछ पर्सनल काम भी हैं जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तभी अंजलि कहती है, सिम्मी चाय लो बेटा। बाकी सब भी चाय पीते हैं। मिहिर अपने रूम में चला जाता है। वो ऐसे सभी के बीच बहुत काम ही बैठता था, कोई कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि ये उसकी आदत थी। सिमरन भी अपने रूम में चली जाती है। वो देखती है अभी दिन में टाइम है, तो आध्यात्मिक साधना करने की सोचती है और अपने ध्यान में बैठ जाती है। जैसे ही सिमरन ध्यान में बैठती है, मिहिर के हाथ में नीली रोशनी निकलने लगती है। वो अपना रूम लॉक कर साधना करने लग जाता है। आज सिमरन को एक महल नजर आता है, जिसके बगीचे में शादी का मंडप लगा हुआ होता है, जिसमें एक लड़का राजसी पोशाक पहने था और लड़की ने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उनके फेरे हो रहे थे। फेरे के बाद लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरता है। ये सब उसे धुंधला नजर आ रहा था और उसके शरीर में से लाल रंग की रोशनी निकलती है। सिमरन साधना के समय अपने दिमाग पर बहुत जोर डालती है, जिससे उसके शरीर के ताप से लाल रोशनी नारंगी रंग की होने लगती है। इधर मिहिर साधना करते समय अपने मन में कहता है, जान इतना जोर अपने दिमाग पर मत डालो, अभी तुम्हारा शरीर इतना ताप सहन नहीं कर पाएगा। मिहिर यही से अपनी शक्ति से सिमरन के दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। सिमरन के शरीर की रोशनी वापस लाल जो जाती है। ऐसे ही दोनों 1 घंटे तक साधना करते हैं। फिर दिन करके वापस अपने रूम में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिहिर सिमरन के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। सिमरन उस वक्त नहाकर बाहर आई थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो दरवाज़ा खोलती है। मिहिर तो उसे देखता ही रह जाता है। वो एकदम खिले गुलाब की तरह लग रही थी। मिहिर के मुंह से निकलता है, ब्यूटीफुल। सिमरन कहती है, कुछ कहा आपने? मिहिर सिर्फ हम में जवाब देता है, फिर कहता है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी देर बाहर बैठे। सिमरन मना नहीं करती, क्योंकि उसने शादी के समय ही सोच लिया था कि वी इस शादी को पूरे तन मन से अपनाएगी, चाहे अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन अकेले में भी अपने पति की बात को मानेगी। दोनों बाहर बालकनी में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन होती दोनों के बीच खामोशी। उसे तोड़ते हुए मिहिर कहता है, कल कहीं चलोगी मेरे साथ? कल तो संडे भी है, अगर तुम फ्री हो तो। सिमरन कहती है, कहाँ चलना है? मिहिर कहता है, सरप्राइज है।
सिमरन आसमान को देखते हुए कहती है, कल के पहले मैं सोचती थी कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स जीवित है या भी नहीं, अगर वो इस दुनिया में नूई है तो तारे बन गए होंगे। मैं इन तारों के बीच ही उन्हें ढूंढा करती थी और अपनी सारी शिकायतें कहती थी, लेकिन कल और आज में पूरी जिंदगी ही बदल गई। कल मेरे नाम के साथ शेखावत सरनेम जुड़ा और आज वो भी बदल गया। तभी मिहिर कहता है, आज तुम सिमरन मिहिर गुप्ता बन गई हो, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ गया है, अब हम दोनों की किस्मत एक हो गई है, ये सारी नियति है जो पहले से निर्धारित है। मिहिर सिमरन को अपने पास खींचकर उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है, उसके बलों में अपनी उंगलियां घुमाता है, कहता है, अब कुछ मत सोचो, मैं हूं सोचने और करने के लिए तुम्हारे साथ। सिमरन थोड़ी देर में सो जाती है। मिहिर ब्राइडल स्टाइल में उसे गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुलाकर उसके सर पर किस करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और कहता, जल्द ही हम अपने राज्य चलेंगे मेरी महारानी, और अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह सिमरन अपनी प्रैक्टिस कर अपने रूम में फ्रेश हो नीचे किचन में आ जाती है। आज संडे है तो उसने सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सिमरन फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आ जाती है। आज तो आशी भी थी क्योंकि उसे पता था कि आज उसके पेरेंट्स आएंगे। तभी नीति कहती है, आते आशी दी, आज आप जल्दी कैसे जाग गई, आज कुछ स्पेशल है क्या? आशी कहती है, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही आज जल्दी नींद उड़ गई। तभी अभिनव जी कहते हैं, सिम्मी बेटा आज नाश्ता आपने बनाया है? नीति कहती है, हर संडे को नाश्ता सिम्मी दी ही बनाती है। अभिनव जी कहते हैं, आज तुमने ये जो मूंग की दाल का हलवा बाहर टेस्टी बनाया है, इसी बात पर ये मेरी तरफ से गिफ्ट लो बेटा। सिमरन मना करती है लेकिन आदित्य जी कहते हैं, ले लो बेटा, मेरा यार इतने मन से दे रहा है। सिमरन ले लेती है। अंजलि जी कहती, ओपन करो सिम्मी, हमें भी तो बताओ क्या है। सिमरन गिफ्ट ओपन करती है, उसमें सुंदर सी कंगन की जोड़ी थी। वाह, ये कितने सुंदर है दादू, आप मेरे लिए नहीं लाए? नीति बोली। आदित्य जी बोले, आपके लिए भी लो देंगे, अब खुश। सभी को सिमरन का गिफ्ट बहुत पसंद आता है। आशी सोचती है, इस घर होने वाली बहू तो मैं हूँ और गिफ्ट इस अनाथ को मिल रहे हैं। नाश्ता करने के बाद सिमरन अपने रूम में जाती है, लेकिन वो अंदर जा पाती उसके पहले मिहिर उसे हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है, उसे काउच पर बैठाता है और अपनी जेब में से एक बॉक्स निकलता है जिसमें बहुत ही सुंदर रिंग थी। मिहिर सिमरन को वो रिंग पहनाकर कहता है, ये तुम्हारी शादी के बाद पहली रसोई का गिफ्ट, और उसके लिप्स पर किस कर लेता है। अब सिमरन को भी ये सब अच्छा लगने लगा था। दोनों थोड़ी देर यही पास बैठे रहते हैं। अभिनव जी के रूम में अभिनव जी कहते हैं, तुमने करण जी को सिम्मी की शादी की फोटोज भेज दी? आदित्य जी कहते हैं, मैंने फोटोज भी भेज दी और मैरिज सर्टिफिकेट की पिक भी सेंड कर दी। वो बहुत खुश हुए मिहिर के साथ। सिमरन को देखकर उन्हें ऐसा ही दामाद चाहिए था। इधर निशा और लता गिफ्ट्स पैक कर रही थी। निशा कहती है, लता जल्दी करते हैं, अभी हमें तैयार भी होना है, 11 बजे हमें निकलना है, पहुंचने में घंटा भर तो लगेगा, और हाँ, लड़के वालों को दस्तूर में देने वाले लिफाफे भी रख लिए ना। एपिसोड 38। मिहिर और सिमरन शादी करके घर आ जाते हैं, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं, केवल दोनों के दादाजी के अलावा। सिमरन की साधना में जब उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी जब विकराल होने लगती है तो मिहिर अपनी शक्ति द्वारा उसे शांत कर देता है। सिमरन के खाना बनाने पर अभिनव जी सिमरन को कंगन गिफ्ट में देते हैं और मिहिर रिंग गिफ्ट करता है। ये तो सब ठीक है, लेकिन आशी की फैमिली जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, जो अपनी इंसल्ट कराने की पूरी तैयारी करके गुप्ता मेंशन आ रहे हैं। आज संडे है तो सभी नाश्ता करके आगे आज कैसे एंजॉय करना है उसकी प्लानिंग बना रहे हैं। ये फैमिली थोड़ी अलग टाइप की है, यहाँ युवा और बुजुर्ग साथ में एंजॉय करना पसंद करते हैं। केवल मिहिर ही सबसे अलग रहता है और कोई उसे साथ में एंजॉय करने के लिए बुलाता भी नहीं है, क्योंकि सब अपना एंजॉयमेंट खराब नहीं करना चाहते। मिहिर को कैंग गुस्सा आ जाए पता नहीं, वैसे उसे अपने साथ में बुलाने की हिम्मत किसी में नहीं है। सभी मिलकर प्लान बनाते हैं, पिलो पासिंग गेम खेलते हैं। अभी लंच में टाइम था और लंच के बाद शाम को मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। सभी बाहर गार्डन में बैठते हैं। सर्दी में हल्की हल्की धूप अच्छी लग रही थी। तभी आशी कहती है, सब है पर मिहिर जी नहीं है। उसको पता लग गया था घर वालों से कि मिहिर को ये सब पसंद नहीं है और कोई इन सब में इन्वॉल्व होने के लिए बोलता भी है तो उस इंसान को मिहिर के खतरनाक गुस्से का सामना करना पड़ता है। आशी सिमरन को कहती है, मिहिर जी को बुला लाओ, उनके फ्लोर पर तुम्हारे सिवा कोई जाएगा नहीं। सिमरन को कुछ पता नहीं था, वो मिहिर को बुलाने चली जाती है। नीति कहती है, आशी दी आपने सिम्मी दी को क्यों भेजा? मिहिर भाई को ये सब पसंद नहीं है और वो उनके गुस्से का शिकार बनेगा जो अलग। आशी को तो बहुत मजा आ रहा था, बाकी सन को बहुत डर लग रहा था कि कहीं मिहिर गुस्से में सिमरन को ज्यादा हट ना कर दे। सिमरन मिहिर के रूम को नॉक करती है। मिहिर अंदर आने का बोलता है क्योंकि उसको पता था सिमरन ही होगी। मिहिर कहता है, ये तुम्हारा भी रूम है, नाक करके आने की जरूरत नहीं है। सिमरन कहती है, मैं किसी काम से आया हूँ आपके पास। मिहिर कहता है, बोलो क्या हुआ?
सिमरन कहती है आज संडे है तो सभी ने पिलो पासिंग गेम खेलने का सोचा है, सब है वहां पर आप नहीं इसलिए मैं आपको बुलाने आई हूँ, आप चलेगे ना। मिहिर को कोई इंटरेस्ट तो नहीं था लेकिन सिमरन का कहा नहीं टाल सकता था। वो सिमरन के पास जाता है और उसके कंधों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी ओर घुमाता है, उसकी चिक्स पर किस करके कहता है चलो। सिमरन को अब इन सब की आदत हो चुकी थी। मिहिर को सिमरन के साथ आता देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। अंजलि जी कहती है आज मिहिर में किसी और की आत्मा आ गई क्या, बिना गुस्सा किए मुस्कुराते हुए आ रहा है। मिहिर चलते हुए सिमरन से कहता है मेरे पास बैठोगी तुम। सिमरन कहती ऐसे कैसे, सबके सामने बैठ सकती हूँ। मिहिर कहता है अगर नहीं बैठी तो सबके सामने उठाकर पास बैठा देगा। सिमरन कहती है पहके मैं बस जाऊंगी, आप आकर मेरे पास बैठ जाना। मिहिर कहता है ठीक है। दोनों सबके बीच चले जाते हैं। आशी तो घूर कर सिमरन को ही देख रही थी। सिमरन जाकर नीति के पास बैठ जाती है। मिहिर खड़ा ही था कि आशी बोलती है मिहिर जी आप यहाँ आकर बैठ जाओ, लेकिन मिहिर नीति को उसकी जगह से थोड़ा खिसका कर सिमरन के पास बैठ जाता है। सब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मिहिर कहता है आपका देखना पूरा हो गया हो तो गेम स्टार्ट करे। उनके घर का पुराना सर्वेंट जिसे काका कहते हैं उन्होंने म्यूजिक ऑन ऑफ करने का जिम्मा लिया। म्यूजिक स्टार्ट होता है, पिलो पास करते हैं। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है पिलो प्रिया जी के पास होता है, उन्हें गाना गाने का बोलते हैं। ऐसे ही गेम चलता है। अब की बार पिलो मिहिर और सिमरन दोनों के हाथ में पिलो होता है। मिष्टी और निखिल कहते हैं अब आप दोनों को मिलकर कुछ करना होगा। तभी नीति कहती है मिहिर भाई गाना बहुत अच्छा गाते हैं और सिमरन गिटार बजाएगी। मिहिर गाना गाता है हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम। मिहिर पूरा गाना सिमरन को देखकर गाता है जिसे प्रिया जी नोटिस कर रही थी। ऐसे ही लंच टाइम हो जाता है। आशी बार बार गाते की तरफ देखती है। मिष्टी कुछ बोलने वाली होती तभी दोकर अंदर आती है। आगे वाली कार में से वेदांत और निशा निकलते हैं, पीछे वाली कार में से विजय, निशा और नव्या निकलते हैं। अभिनव जी, करुणा जी, बाकी सभी सदस्य उनका स्वागत करते हैं। आशी भागकर निशा के गले लग जाती है। सभी अंदर हॉल में आते हैं। आदित्य जी वेदांत से कहते हैं ऐसे तुम सब अचानक आए। वेदांत कहता है हाँ पापा आपको सरप्राइज देना चाहते थे। करुणा जी और प्रिया जी सभी को लंच करने का कहती है। सभी हाथ मुंह धोकर लॉन्च करने बैठते हैं। सिमरन आती है जब तक आशी मिहिर के पास बैठ जाती है। मिहिर धीरे से आशी से बोलता है तुम ये क्यों बैठी, यह सिमरन बैठेगी। आशी कहती है अब मैं बैठ गई हूँ, कल नहीं बैठूंगी। प्रिया जी निशा से कहती है अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बहुत दिन हो गए मिले हुए। करना जी कहती है हाँ बेटे आप लोगों को मिलने आना चाहिए था, वैसे आज आकर बहुत अच्छा किया। लता कहती है शाई कहाँ आंटी जी, आपने ऐसे आने जाने से ही तो मेल मिलाप बढ़ता है, वैसे अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अंजलि जी कहती है आना जाना मतलब। तभी निशा जी कहती है ये एक सरप्राइज है, लंच के बाद पता चलेगा। लता कहती है सिमरन अपना सामान पैक कर लेना, आज हमारे साथ ही चलना समझी तुम। मिष्टी कहती है आशी भी आज जाएगी। लता कहती है नहीं आशी यही रहेगी। तभी अभिनव जी कहते हैं जिसे सुनकर लता को बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्या बोला अभिनव जी ने। एपिसोड 39। गुप्ता फैमिली संडे एंजॉय करती है। लंच के टाइम वहां मेहरा फैमिली भी आ जाती है। सभी साथ बैठकर लंच करते हैं। लता सिमरन को अपना सामान पैक करने का बोलती है जिससे शाम को वो भी उनके साथ घर जा सके। लेकिन तभी अभिनव जी कहते हैं क्यों, घर पर काम वाली बाई की जरूरत है क्या, बाकी सिमरन को तुम साथ क्यों ले जाती। लता कहती है ऐसा नहीं है, वो तो बहुत दिन हो गए यहाँ तो सोचा घर ले चलूं। अभिनव जी कहते हैं सिमरन यही रहेगी, उसे तुम नहीं ले जा सकती हो तो सिमरन का नाम भी मत लेना। निशा धीरे से लता से कहती है एक बार आशी का रिश्ता हो जाए फिर आशी ही इसे धक्के मारकर बाहर निकालेगी। लंच के बाद सभी डाइनिंग एरिया से जगह हॉल में आते हैं। अब गेस्ट्स आए हुए तो अपने रूम में रेस्ट करने तो जा नहीं सकते। मिष्टी नीति से कहती है यार हमारी मूवी भी रह गई। सभी बैठे होते हैं तभी वेदांत जी कहते हैं वैसे आज हम सब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं। आदित्य जी कहते हैं वेदांत ऐसी क्या बात है, तुमने मुझे भी नहीं बताई। निशा करुणा जी से हाथ जोड़कर कहती है आंटी जी हम यहाँ मिहिर बेटा के लिए हमारी आशी का रिश्ता लेकर आए हैं। आशी मिहिर को बहुत पसंद करती है तो हमने सोचा मिहिर और आशी का रिश्ता पक्का कर दे और लगे हाथ ही कच्चा दस्तूर भी कर ही दे। आदित्य जी कहते हैं बहू इस बारे में आप लोगों ने हमसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा, और तुम दस्तूर की भी तैयारी करके आए हो, जैसे मिहिर को भी आशी पसंद है या नहीं ये जाने बिना। लता कहती है आशी ने कहा है कि मिहिर भी उसको पसंद करता है। जैसे ही लता ने ये बात कही सिमरन जो मिहिर के पास बैठी थी मिहिर की तरफ देखती है, मिहिर आंखों से ही मना करता है। करुणा जी कहती है अगर लड़का लड़की राजी है तो हमें क्या आपत्ति। आशी बैठी बैठी शर्माती है और तिरछी नज़र से मिहिर को देखती है। अभिनव जी कहते हैं आशी बेटा आपको मिहिर ने कहा ऐसा कि वो आपको पसंद करता है।
आशी कहती है ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार और आंखों से लगता है, लेकिन मैं तो पसंद करती हूँ। अब मिहिर सुनकर परेशान हो गया, उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहा और वो बोलता है पसंद तो मुझे बहुत सी लड़कियां करती है, मैं क्या सबसे शादी कर लूं। निखिल और नेरी से हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो जोर शोर से हंसने लगते हैं। मिहिर तेज आवाज में कहता है साइलेंस नीति, और निखिल चुप हो जाते हैं। आगे मिहिर कहता है और ये किसने कह दिया कि मुझे आशी पसंद है, मुझे आशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये गलतफहमी जिनके भी दिमाग में है वो निकल दे। प्रियाजी कहती है बेटा अब तो तुम्हारी शादी की उम्र है और आशी अच्छी लड़की है। मिहिर कहता है मुझे कोई और लड़की पसंद है। ये बातें चल ही रही थी कि बॉडीगार्ड आता है और अभिनव जी से कहता है सर कोई हरीश नाम का लड़का आया है जो लज्जी को अपनी बुआ बोल रहा है। लता कहती है अरे हाँ मेरे भाई का बेटा है, उसे अंदर भेज दीजिए। आदित्य जी कहते हैं वो यहाँ क्यों आया है। लता कहती है हरीश ने सिमरन की फोटो देखी थी, उसे सिमरन पसंद है, मैंने ही बात चलाई थी, अब छोटी से बड़ी किया है तो शादी की उम्र भी हो गई है तो हरीश से रिश्ता तय कर दिया है। इतने में हरीश अंदर आ जाता है, आते ही सभी को नमस्ते करता है और वही बैठ जाता है। दिखने में उसका रंग गहरा सांवला ठीक ठाक था, वो लगातार सिमरन को देखे जा रहा था। अब आदित्य जी का गुस्सा फट पड़ता है, वो सीधा लता को बोलते तुम होती कौन हो, इस काले बैंगन से रिश्ता तय करने वाली। सिमरन मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसका रिश्ता तय कर चुका हूँ। आशी प्रिया जी के पास जाकर रोते हुए कहती है आंटी मिहिर को कहिए ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे शादी कर ले। अब प्रियाजी को आशी के लिए बुरा लग रहा था, वो मिहिर को कहती है बेटा आशी अच्छी लड़की है। मिहिर साफ मना कर देता है। तभी अभिनव जी कहते हैं आज के लिए इतना तमाशा बहुत है। फिर वेदांत से कहते हैं बेटा मिहिर को आशी पसंद नहीं है, इसलिए अचानक रिश्ता इस घर में नहीं हो सकता है। और रही बात सिमरन की तो आदि ने सिमरन का रिश्ता पहले से ही तय कर दिया है। करना जी मिहिर को कहती है मिहिर अगर जो लड़की तुमने पसंद की है अगर वो हमारे घर के अनुसार नहीं हुई तो तुम्हें आशी से शादी करनी पड़ेगी। मिहिर कहता है ठीक है। आशी तो खुश हो जाती है। सिमरन सभी को देखते हुए कहती है दादू मैं रूम में जा रही हूँ, क्योंकि लता ने जैसा लड़का उसके लिए ढूंढा उससे उसका मन खराब हो गया। आदित्य जी कहते ठीक है। सिमरन के जाने के बाद मिहिर भी चला जाता है। लता दोनों का एक ही फ्लोर पर रुकने का पता था और वो कोई नया तमाशा करने की सोच रही थी। आदित्य जी को अभिनव जी कहते हैं करण जी से बात हुई। आदित्य जी कहते हैं उन्होंने आज से 5वें दिन भरत सहित बुलाया है। आदित्य जी और अभिनव जी कुछ सोचते हैं जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मिहिर कॉल करके सिमरन को अपने रूम में बुलाता ही सिमरन मना नहीं करती थी। सिमरन मिहिर के रूम में जाती ही मिहिर जल्दी से उसे गले लगा लेता है। सिमरन कहती है क्या हुआ। मिहिर कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने दिल से लगाए बहुत टाइम हो गया था, बस इसलिए। प्रियाजी लता और निशा को गेस्ट रूम में आराम करने का बोलती है, वो दोनों गेस्ट रूम में चली जाती है। वेदांत और विजय दूसरे गेस्ट रूम में रेस्ट करते हैं। लता कहती है दीदी इस सिमरन की खबर तो लेनी पड़ेगी। एपिसोड 40। निशा मिहिर और आशी के रिश्ते की बात करती है, जिसके लिए मिहिर साफ मना कर देता है और यह भी बता देता ही कि उसे कोई और लड़की पसंद है। मिहिर के मना करने पर आशी रोने लग जाती है और करुणा जी और प्रियाजी से मिहिर को मानने का कहती है। वही लता अपने भतीजे हरीश को बुला देती है और कहती है कि उसने सिमरन का रिश्ता हरीश से तय कर दिया है, जिस पर आदित्य जी इनकार कर देते हैं और सिमरन का रिश्ता कहीं और तय किया है ऐसा बोल देते हैं। लता कोई नया तमाशा करने की सोचती है जिससे सिमरन हट हो और इन सब से दूर सिमरन और मिहिर एक दूसरे को गले लगाए होते हैं। मिहिर सिमरन को लेकर सोफे पर बैठता है, प्यार से उसके बालों को सहलाता है और एकदम उसके होंठों को अपने होंठों के बीच ले लेता है। मिहिर ये एक्शन इतना फास्ट था कि सिमरन को कुछ पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। अब वो भी मिहिर का साथ देने लगती है, जिसे देख छोटी किस पेशेने किस में बदल जाती है। लगभग 20 मिनट बाद मिहिर सिमरन को फ्री करता है। दोनों के सिर आपसे में भिड़े हुए थे और दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। मिहिर सिमरन को अपने गले लगाकर उसकी पीठ को रब करता है जिससे वो नॉर्मल हो। मिहिर गोद में सिमरन को लेकर उसके रूम में जाता है, उसे बैग पर लेटा देता है और जाने लगता है। सिमरन उसका हाथ पकड़ लेती है। मिहिर कहता है सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सिमरन कहती है आप ही यही बैठ जाए। मिहिर उसके पास बैठकर उसके सर पर थपकी देता है जिससे उसे नींद आ जाती है। वही बैठ मिहिर माँ में कहता है जान आगे भी ऐसे ही सुलाऊंगा, फर्क बस इतना होगा तब तुम मेरी बाहों में होगी। प्यार से उसके सिर पर किस करके चला जाता है। इधर नीचे लता और निशा के साथ आशी और नव्या भी होती है। लता कहती है दीदी मिहिर के फ्लोर पर सिमरन को रहना अलाउ है, लेकिन घर के किसी भी मेंबर का जाना अलाउड नहीं। ऊपर दोनों कुछ करते होगे तो भी किसी को कुछ पता ही चलता होगा। आशी कहती है वो मिहिर जी को अभिनव अंकल ने कहा है और मिहिर जी अपने दादाजी की बात को नहीं टालते, इसलिए सिमरन की बच्ची उस फ्लोर पर रहती है।
लता कहती है वैसे हम तो यहाँ अभी गेस्ट है तो हमें तो पता ही नहीं कि उस फ्लोर पर नहीं जाना है, हम घर देखने के बहाने उस फ्लोर पर चले जाएंगे, देखे तो सही ऊपर क्या चल रहा है। नव्या कहती है हाँ मोम ये ठीक, चलो हम दोनों चलते हैं, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, चलो हम भी देखते हैं। अभी सभी अपने अपने रूम में थे तो किसी को पता नहीं चला और दोनों माँ बेटी घर देखते देखते मेहर के फ्लोर पर पहुंच जाती है। घर में मेहर का फ्लोर सबसे बड़ा था। मेहर के रूम तक पहुंचने के लिए पहले 2 बड़े दरवाजे थे, उन दोनों दरवाजों पर 5-5 बॉडीगार्ड्स तैनात थे। दोनों माँ बेटी जैसे ही पहले दरवाजे पर पहुंचती है वो लोग उन दोनों को रोक देते हैं। लता कहती है मैं सिमरन की चाची हूँ और सिमरन ने ही मुझे यहाँ बुलाया है, तुम हमें ऐसे रोक नहीं सकते। मेहर जो अपने रूम में लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था, उसे पता चल जाता है कि उसके फ्लोर पर कोई आया है, क्योंकि उसने अपने पूरे फ्लोर को अपनी शक्तियों से बांध रखा था। मेहर वहां आ जाता है जहां लता तमाशा कर रही थी। बॉडीगार्ड अपनी गन उन दोनों पर तान कर बोलते हैं अगर आप दोनों नहीं माने तो ये गन आप पर चल भी सामंती है। दोनों डर जाती है पर अपने डर को छुपाते हुए नव्या कहती है ऐसे कैसे चल जाएगी। तभी मेहर को वह देख लता नाटक करते हुए बोलती है देखो मेहर बेटा ये लोग हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। मेहर कहता है आप दोनों यहाँ क्या कर रही है, आपको इस वक्त नीचे होना चाहिए, अभी आप दोनों नीचे चली जाए। आता कहती है मुझे सिमरन से कुछ ज़रूरी काम है, मेरा उससे मिलना ज़रूरी है, तो मुझे उसके रूम में जाने दो। मेहर कहता है सिमरन अभी सो रही है, जब नीचे आएगी तब बात कसर लेना, इस फ्लोर पर कोई अलाउड नहीं है। और बॉडीगार्ड को कहता है अगर ये नहीं माने तो ये गन चला देना, धरती पर वो बोझ काम हो जाएगी। ऐसा बोलकर चला जाता है। बॉडीगार्ड उन दोनों से कहता है नीचे जा रही हो या सीधे ऊपर जाने का प्लान है। दोनों डर कर नीचे चली जाती है। मेहर रूम में आकर एक पेंटिंग को देखते हुए कहता है सालों बाद मिली है हमारी जान, अभी तक नहीं रही हमें पहचान, इंतजार करते कितने सावन तरसे, तेरी राह तकते मेरे नैना बरसे, जान अब भी जाओ पहचान, तुम्हारे इंतजार में निकल रही है हमारी जान। ये कहते कश्ते मेहर की आंख से आंसू की एक बूंद गिर जाती है। वेदांत अपने पापा के पास जाकर कहता है पापा अब हम जाए। अभिनव जी कहते हैं डिनर करके जाना। वो कहता है ठीक है, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था मेहर की वजह से। वेदांत के जाने के बाद अभिनव जी कहते हैं आदि अब आगे कैसे करना है, 5 दिन बाद हमें उदयपुर जाना होगा। आदित्य जी कहते हैं अभी मैंने सब सोच लिया है, पर पहले तुम्हारे घरवालों को मेहर और सिमरन की शादी के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि वो लग मेरे घरवालों की तरह नहीं है। वी तो आशी के लिए तैयार हो गए, तो मुझे लगता है सिमरन के बारे में सुनकर वो लोग खुशी होंगे। अभिनव जी कहते हैं सही कहा आदि, मैं आज ही सभी को शादी के बारे में बता दूंगा, मुझे विश्वास है वो खुशी होंगे। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।